वेलकम स्टूडेंट। जैसा कि मैंने पहले की क्लास में बताया गुणसूत्र के बारे में, तो गुणसूत्र के बारे में बहुत सारी जानकारी प्राप्त की कि किस वैज्ञानिक ने खोज की, किस सन में की, और मैट्रिक्स इसके अंदर मैट्रिक्स पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है, यानी कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताई। तो ये एक गुणसूत्र की संरचना के बारे में बताया गया है। क्या है? एक प्रकार से गुणसूत्र की संरचना के बारे में बताया गया है जो क्रोमैटिड है। यानी कि इसके पहले जैसे मैंने बताया था कि इंटरफेज केंद्रक का क्रोमैटिन जालक कोशिका विभाजन के समय संघनित होकर धागों या छड़ों के समान रचनाएं बनाती है। इन रचनाओं को ही क्या कहते हैं? गुणसूत्र कहते हैं। यानी कि ये जो एक संरचना दिख रही है क्या है? क्रोमैटिन जालक कोशिका विभाजन के समय यह क्या हो जाती है? संघनित होकर धागों या छड़ों के समान, यानी कि एक प्रकार से एक धागा भी दिख रहा है या फिर एक छड़ भी दिख रही है। तो इन्हीं रचनाओं को हम क्या कह देते हैं? गुणसूत्र कह देते हैं। ये यानी जो गुणसूत्र होते हैं इनको हम आनुवांशिक लक्षणों का वाहक भी कहते हैं। इस संरचना को हम आनुवांशिक लक्षणों का वाहक भी कह देते हैं। ऐसे ही इसके बारे में सबसे पहले जैसे स्ट्रासबर्गर ने 1875 में इनकी खोज की थी और वाल्डेयर ने इनके लिए क्रोमोसोम संज्ञा प्रदान की थी। तो दो लोगों का ज़्यादा योगदान रहा, जैसे कि स्ट्रासबर्गर और वाल्डेयर ने। जो ये संरचना दिख रही है गुणसूत्र की, तो ये किस चीज़ की बनी होती है? गुणसूत्र मैट्रिक्स तथा डीएनए का बना होता है। किसका? मैट्रिक्स या डीएनए का। तो इसमें बहुत सारी संरचनाएं पाई जाती हैं, जैसे कि क्रोमैटिन के माला के मणि का समान गोल गोल संरचना दिखाई देती है। इन्हें क्रोमोमेर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रोमोमेर्स। क्रोमैटिन तथा मैट्रिक्स के चारों तरफ एक झिल्ली द्वारा घिरा होता है। इसे पेलिकल कहते हैं। यानी कि ये जो संरचना दिख रही है यह एक झिल्ली के द्वारा घिरा हुआ है और इसी संरचना को हम क्या कहेंगे? पेलिकल कहेंगे। कोशिका विभाजन के समय गुणसूत्र के प्रोटीन यानी कि क्रोमैटिन का द्विगुणन हो जाता है। यानी कि इसके अंदर जो क्रोमैटिन दिख रहे हैं इसका क्या हो जाता है? द्विगुणन हो जाता है, जिससे दो पुत्री क्रोमैटिन का निर्माण हो जाता है और इन्हीं को हम क्या कहते हैं? क्रोमोनिमेटा। क्या कहते हैं? क्रोमोनिमेटा। ये देखिए, ये दिख रहा है, ये संरचना दिख रही है, इसे हम क्या कहेंगे? क्रोमोनिमेटा कहेंगे। जब गुणसूत्र का संघनन होता है तो दोनों क्रोमोनिमेटा सिकुड़कर मोटे व छोटे हो जाते हैं। अब हम इन्हें क्या कहेंगे? अर्ध गुणसूत्र या क्रोमैटिड। क्या कहेंगे? अर्ध गुणसूत्र या क्रोमैटिड। इस प्रकार डीएनए द्विगुणन के पश्चात प्रत्येक गुणसूत्र में 2 क्रोमैटिड होते हैं। कितने होते हैं? 2 क्रोमैटिड होते हैं। प्रत्येक गुणसूत्र के दोनों क्रोमैटिड जिस स्थान पर यानी कि जिस स्थान पर जुड़े रहते हैं उस स्थान को सेंट्रोमियर, यानी कि ये दिख रहा है, ये दोनों जिस स्थान पर जुड़े होते हैं इस स्थान को क्या कहेंगे? सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर पर गुणसूत्र कुछ दबा हुआ होता है। यानी कि ये जो दिख रही है आपको, ये क्या है? सेंट्रोमियर कुछ दबा हुआ दिखाई देता है और इस दबे हुए ही स्थान को हम क्या कह देते हैं? प्राथमिक संकीर्णन। यानी कि ये जो दिख रहा है ये थोड़ा सा दबा हुआ दिख रहा है और इसे ही हम क्या कह देते हैं? प्राथमिक संकीर्णन कह देते हैं। ठीक उसी प्रकार कुछ विशेष गुणसूत्रों पर एक द्वितीय संकीर्णन भी होता है, जैसे इसमें दिख रहा है द्वितीय संकीर्णन। कुछ गुणसूत्रों के सदृश सिरे पर एक या अधिक गांठ के समान उभार होते हैं जिन्हें हम
सैटेलाइट, क्या कहते हैं, सैटेलाइट कहते हैं। गुणसूत्र के अंतिम छोर को टीलोमियर कहते हैं। यानी कि अंतिम छोर जो इसका होता है इसको हम क्या कहते हैं, टीलोमियर कहते हैं। तो यह एक प्रकार से गुणसूत्र की संरचना के बारे में बताया जाता है। तो प्रत्येक मनुष्य, प्रत्येक जीव जंतु जो भी हैं उनमें सब में गुणसूत्रों की एक संख्या निश्चित होती है। सभी में गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिन्हीं के द्वारा क्या होता है, इनके आनुवांशिक लक्षणों को एक दूसरे में भेजते रहते हैं या फिर एक दूसरे में ट्रांसफ़र होते रहते हैं। इसीलिए गुणसूत्रों को आनुवांशिक लक्षणों का वाहक कहते हैं। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।